हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न पत्र आपका 31 अक्टूबर 2025 को आपने जो पेपर दिया है, इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आपको बताना था कि 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा था ये भारत आया था। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 2, लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बना था। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 3, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना था कि सन 1784 ईस्वी में आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये पारित हुआ था। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो आपको बताना था कि इनका जो यहाँ पर मंत्रिपरिषद था इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद के टोटल सदस्य थे वो थे 8, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का राइट ऑप्शन था आपका ऑप्शन 2। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा जा रहा था कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको बताना था कि दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के जो मैदान हैं ये मिलते हैं। इसके बाद था आपका रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना था कि जो रानीगंज कोयला खान है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको बताना था कि ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, शॉर्ट में से डीपीएसपी बोलते हैं, तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लेकर। अगला प्रश्न था, संसद का जो उच्च सदन है वो क्या है, यानी कि उच्च सदन किसे कहते हैं, क्या लोकसभा को कहते हैं या फिर राज्यसभा को कहते हैं। तो आपको बताना था कि जो राज्यसभा है ये यहाँ पर संसद का उच्च सदन कहलाता है और इसके 1/3 जो यहाँ पर सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पर रिटायर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होता है, 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 है, उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका वर्खोयांस्क, कौन सा, वर्खोयांस्क। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन 1। सीसी मक्खी जिसके दंश से मानव की मृत्यु तक हो जाती है किस जलवायु प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये यहाँ पर आपको बताना था कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में ये जो मक्खी है ये पाई जाती है, ठीक है, किस जलवायु प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 11, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो वो है एशिया महाद्वीप, कौन सा, एशिया महाद्वीप। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 12, किस संसाधन को ब्लैक डायमंड, ठीक है, काला डायमंड कहा जाता है, कोयले को काले डायमंड के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 13, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो आपको बताना था कि संघ सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं इनका हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 14, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। जनहित याचिका जो है इसको अदालत में कौन दायर कर सकता है, क्या वादी दायर करता है, क्या प्रतिवादी या कोई भी नागरिक या उक्त सभी लोग जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। तो जो जनहित याचिका होती है, जो PIL होती है, इसको कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक है जो है ये यहाँ पर अदालत में दायर कर सकता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2। यहाँ पर आप देख सकते होंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से पूछा गया है, ठीक है। अगर केवल यहाँ पर राज्य के बारे में बात की जाती कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तब आपका आंसर होता ऑप्शन ए, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा गया है राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दोनों को आपको बताना है, ठीक है। तो गुजरात से ज़्यादा यहाँ पर जो लंबी तटरेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है और ये एक तरह की यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को भी क्वेश्चन में शामिल किया गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी के साथ यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए। 15 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, इन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है और चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर इन क्वेश्चन और उनके आंसर टाइप करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सामाजिक अध्ययन का पेपर है आपका, ठीक है, जो कि 5वां प्रश्न पत्र होता है और अभी
3 नवंबर को अब आपकी परीक्षाएं होंगी। अभी 2-3 दिन की आपकी छुट्टी है बीच में। सबसे पहला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 16 था, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो आपको बताना था कि ये रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। प्रश्न संख्या आपका 17, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन्नाथ किस मुगल शासक के राज कवि थे? तो आपको बताना था ये बादशाह शाहजहां के यहाँ राज कवि थे और बादशाह शाहजहां एक मुगल शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 18, भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम क्या था? ठीक है, जो भारत में यूरोपीय शक्तियों का उदय हुआ, जो यूरोपीय की शक्तियां आई, उनका यहाँ पर क्रम बताना है। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए और ये कब आए थे? सन 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज लोग आए जो कि सन 1600 ईस्वी में आए। उसके बाद आपके डच लोग आए। ठीक है, डच ये 1602 ईस्वी में आए। उसके बाद था आपका डेनिश जो कि 1616 में आए। उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी जो कि 1664 ईस्वी में आए। ये क्रम भारत में यूरोपीय व्यापारिक और औपनिवेशिक गतिविधियों की शुरुआत को दर्शाता है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 19, एस्किमो जनजातियों की बिना पहिए की जो गाड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना था कि एस्किमो जनजातियों की जो बिना पहिए की गाड़ी है उसे हम स्लेज या कुत्ते की गाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे विशेष रूप से डॉग स्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्लेज। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 20, विश्व की कौन सी जलवायु है केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो विश्व की टुंड्रा जलवायु जो है केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। जलवायु मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और रूस के उत्तरी भाग शामिल हैं। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 21, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको बताना था ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 22, समवर्ती सूची में आने वाले 2 विषयों के नाम बताइए। तो पहला तो आपका एजुकेशन, ठीक है, जो शिक्षा है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, दोनों ही सरकार। इसी तरह से जो हमारा स्वास्थ्य है, जो मेडिकल क्षेत्र है, इस पर भी दोनों तरह की गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो ये दोनों विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 23, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के 2 स्रोतों का उल्लेख कर दीजिए। तो सबसे पहला कर राजस्व। उत्तर प्रदेश को जो यहाँ पर आय होती है वो कर से होती है, यानी कि टैक्सेस होती है। इसमें बिक्री कर हो गया, उत्पाद कर हो गया, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और अन्य कर शामिल होते हैं। इसके अलावा होता है गैर राजस्व का, ठीक है, गैर कर राजस्व। इसमें सरकारी उद्यमों से आय, जुर्माना और शुल्क और केंद्र सरकार से अनुदान भी शामिल है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा जा रहा है कि पुरंदर की 2 संधि की 2 शर्तें लिखिए। तो पुरंदर की संधि की 2 शर्तें कौन कौन सी थी? पहले था एक था आपका किले की वापसी। तो शिवाजी ने मुगलों को 23 किले वापस करने पर सहमति दी थी। ठीक है, जो शिवाजी थे इन्होंने मुगलों को 23 किले वापस करने पर सहमति दे दी, जिसमें पुरंदर, सिंहगढ़ और लोहगढ़ ये शामिल थे। इसके बाद दूसरी शर्त क्या थी? मुगलों की सेवा। ठीक है, शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में शामिल होने, जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में शामिल होने और उनके लिए लड़ने पर सहमति भी दी। बदले में उन्हें 4000 का मनसबदार भी बनाया गया। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 15, रैयतवाड़ी प्रथा से आखिर आप समझते क्या? तो रैयतवाड़ी प्रथा एक भूमि राजस्व प्रणाली है। क्या है? एक भूमि की राजस्व प्रणाली है जिसमें किसान सीधे सरकार को लगान देते हैं। इस प्रणाली में सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध होता है और मध्यस्थों की जो भूमिका है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये प्रणाली मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 27, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको बताना कि जो चिपको आंदोलन है पेड़ों की कटाई के विरोध में एक पर्यावरण आंदोलन था और जो 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 28, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर घरेलू स्तर पर चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं जिनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित वस्त्र और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। ये उद्योग अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। स्थानीय बाजारों में इनसे बने जो उत्पाद हैं वो बेच दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 19, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के सभी जीवित प्राणियों और उनके आवास शामिल हैं। ये पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल के ऊपरी भाग तक फैला हुआ है जहां जीवन की संभावना होती है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 30, चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध है वो मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ये युद्ध जो है वो 26 जून 1539 ईस्वी को बिहार के बक्सर जिले में
में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की यहाँ पर जीत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ तक आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गए, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको अलग से क्लास में करा दिए जाएंगे। आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दीजिएगा, और इस क्लास को अपने इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।